चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क। और आपने बेसिक्स उसमें भी पढ़ा है क्लासेस में कि हमारा जो वर्क डन फिजिक्स में जो डेफिनेशन रहती है वो रहती है एफ डॉट एस। वर्क डन जो है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो वर्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स स्पेशल मीनिंग है। मीनिंग ऑफ वर्क डन डिफरेंट होता है लिटरेरी मीनिंग से। फॉर एग्जांपल, इफ यू पुश हार्ड अगेंस्ट अ वॉल, वी नो वी आर डूइंग वर्क, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स वर्क डन इज जीरो, है ना। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एनर्जी लूज होती है, राइट। बट फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है वहां पे, तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो work is done by a force on a body when the point of application of the force undergoes a displacement in the direction of force. In the direction of force, है ना। अगर मतलब अगर आप देखोगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट होती है तो वो पॉजिटिव वर्क कहलाता है। मतलब इन द डायरेक्शन होना चाहिए बेसिकली। अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी डायरेक्शन में क्या फोर्स है, उसकी या जो ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन में हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो वापस पे एफ डॉट एस मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में क्या फोर्स है उसको कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो, या फोर्स की डायरेक्शन में हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बेसिकली वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहती है उसी के डायरेक्शन में अगर हमारा वर्क डन होता है तो वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। और अगर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, मान लो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो वहां पर जो वर्क डन हो जाएगा वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ देख सकते हो मेजरमेंट ऑफ वर्क, वर्क डन एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, ये यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो ये फोर्स का कंपोनेंट है बेसिकली एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्क डन होगा। कंसिडर कांस्टेंट फोर्स। तो ठीक है, तो ये जो हमारी वर्क डन है ऑन द बॉडी इज डिफाइंड एज स्केलर, ये स्केलर होता है। ठीक है, चलिए ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस है ना, तो बेसिकली इसका कंपोनेंट बना देंगे इस डायरेक्शन में। तो 25 इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, एफ एक्स की डायरेक्शन में एफ कॉस 37, राइट। और एफ 27 है और आपको पता है साइन 37 होता है 3/5 और कॉस 37 होता है हमारा 4/5। तो ये 4/5 आ गया, तो ये बेसिकली 5 ये हो जाएगा 20 न्यूटन, राइट। तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो 20 ये क्या हो जाएगा वर्क डन 20 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 200 जूल। ठीक है, अच्छा वर्क डन जो है बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल। ठीक है, यूनिट जूल है। अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो वर्क डन एफ इंटू एस है बेसिकली। ठीक है, तो फोर्स होता है एम एल टी टू द पावर -2 और एस जो होता है क्या होता है एल। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। इसकी डायमेंशन, इसकी जो यूनिट है वो है जूल। तो 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है, जब 1 न्यूटन की फोर्स लगती है और किसी बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगती है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1 मीटर होता है, तो वर्क डन बेसिकली 1 जूल हो जाता है। और वर्क डन कौन करता है, वर्क डन हमेशा एक फोर्स करेगी। ठीक है, तो वर्क डन कौन करेगा, फोर्स वर्क डन करेगी किसी बॉडी पे। ठीक है, वर्क डन किसका होता है, बाय फोर्स। वर्क डन या तो बाय फोर्स होता है या अगेंस्ट फोर्स होता है, बट फोर्स हमेशा वर्क करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 100 kg का ब्लॉक है ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट फॉल्स वर्टिकली टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो बेसिकली हमें दे रखा है इसका मास हमें 100 kg दे रखा है और हाइट हमें दे रखी है 80 मीटर और जी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, फोर्स बेसिकली क्या होगी, एम जी। ये ब्लॉक है, ये फ्री फॉल कर रहा है, तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगी, एम जी हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10,000 न्यूटन इस पर फोर्स हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय फोर्स होगी वो फोर्स क्या है, ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है यहाँ पे क्या रहेगी, एफ क्या है एम जी इंटू एच इंटू कॉस 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो विच इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा एम जी एच, राइट। ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क है, यहाँ पे क्या हो जाएगा
पॉजिटिव वर्क होगा। वर्क डन की डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो बेसिकली नेगेटिव वर्क डन। मतलब अगर इनके बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल बिटवीन देम 0 to 90 रहता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और फिर अगर थीटा 90 to 180 में रहेगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गई? ठीक है। वर्क डन जीरो कब होगा? वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखो ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब 90 डिग्री एंगल होगा तो वहां वर्क डन जीरो होगा। मतलब ये फोर्स कभी भी इस पे वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है। फोर्स अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स वो इस पे कभी वर्क नहीं कर सकती। वर्क नहीं कर सकती तो मतलब उसकी स्पीड बढ़ा या घटा नहीं सकती, क्योंकि इनवेरिएबली मतलब इनडायरेक्टली वर्क जो होता है वो स्पीड, मतलब आपने ये वर्क एनर्जी थ्योरम में बेसिक पढ़ा ही है, बेसिक हमारी क्लासेस में, कि वर्क डन बेसिकली स्पीड बढ़ाता है या घटाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है घटाता है, इफेक्टिव वर्क। ठीक है। तो बेसिकली ये वाली फोर्स कभी इसकी स्पीड ना बढ़ा सकती है ना घटा सकती है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो वर्क डन अगर कब जीरो होता है? जब 90 डिग्री हो। अच्छा, एनीवेज हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं अपना। वर्क डन यहाँ पे mgh आ गया और यहाँ पे m वर्क डन मास, अच्छा mg जो है 1000 न्यूटन है इंटू g, 1000 इंटू 80, राइट। ये हमारा आ गया 8 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है। 8 इंटू 10⁴ जूल हमारा जो क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है कि एक 5 kg का ब्लॉक है, सॉरी 5 kg बॉल है, एक 5 kg की बॉल है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर। ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर जाती है। अज्यूम g इज इक्वल टू 10, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द बॉल टिल इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट एंड टिल इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। देखो ये है बॉल, राइट। हमने ये मैक्सिमम हाइट रीच कर जाती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगाएंगे अपना तो हमें पता है हाइट जो होती है वो होती है मैक्सिमम हाइट u²/2g। ठीक है। तो यहाँ से आपका u निकल जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्या हमें रिक्वायर्ड है? हम देखते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द बॉल टिल इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट टिल इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो ये चीज का इफेक्टिवली हमें यहाँ यूज नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये h है, ये mg है इस डायरेक्शन में, और ये हाइट है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब ये इधर तक जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इधर जाएगा, इधर mg नीचे की तरफ और हाइट ऊपर की तरफ, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, mg नीचे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। mgh cos 180 विच इज इक्वल टू -1, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा इस पूरे पाथ पे जब यहाँ से यहाँ जाएगा। mg, m क्या है? 5, g हम 10 लेंगे और ये 25, तो ये हो जाएगा 5 × 1250 जूल। ठीक है। ये आ गया हमारा 1250 जूल, राइट। लेकिन ये नेगेटिव है यहाँ। वर्क डन बाय ग्रेविटी बेसिकली क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। अब क्या है? देखो अब दे रखा है, पहले तो दे रखा है टिल इट रीचेज द मैक्सिमम, फिर टिल इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो ये ऊपर गया। ठीक है। ऊपर गया, जब ऊपर गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया -1250 जूल। जब यहाँ से ये नीचे आ रहा है तो mg इंटू ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो mg और s की डिस्प्लेसमेंट मतलब mg और s की जो डायरेक्शन है वो सेम हो गई, तो इधर जो वर्क डन हो जाएगा, जब यहाँ से जैसे a से b में जो वर्क डन हुआ है, a से b में वो माइनस हुआ, फिर b से a में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सेम mgh 12। तो टोटल वर्क डन जो होगा इज इक्वल टू -1250 प्लस 1250 इज इक्वल टू 0 जूल। ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0। लेकिन ये आप तभी कर सकते हो ये वाली चीज कि फाइनल इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स कर दिया मल्टीप्लाई, जब ये हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, और एग्जैक्टली कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये आपको समझना है कि डायरेक्ट जो है ना mg इंटू s कर रहे हो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में ही होता है वर्क डन
जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ क्या लेते हो। तो इसमें भी तो हमने है ना कि पाथ क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेज में आप ये कर सकते हो कि सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि अगर हमें ये क्वेश्चन होता है कि भाई ऊपर गया नीचे आया तो कितना वर्क डन होना चाहिए, ग्रेविटी जीरो, क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है और पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो है इसलिए वर्क डन जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क डन जीरो। यही चीज अगर हम ऐसे करेंगे ना, मान लो एक ब्लॉक जा रहा है आगे आगे जा रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट करी और फिर वापस आएगा, तो अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे ना तो वहां वो जीरो नहीं होगा, चाहे वो सेम डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और वर्क डन क्यों नहीं जीरो होगा ये हम डिस्कस करेंगे जब हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको समझना है कि ये डायरेक्ट जो आप डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कर रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर रहे हैं डायरेक्ट कि भाई वो फाइनली जीरो पे आ गया तो कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है ना। आपको पाथ भी देखना है कि पाथ क्या ले रहे हो, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स में डायरेक्टली जीरो कर सकते हो क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पाथ मतलब डिपेंडेंट होता है, इसीलिए वहां पे चाहे डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होगी तो भी वर्क डन जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में आप कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट जीरो फाइनल तो वर्क डन जीरो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अ बॉडी ऑफ मास 25 kg slides down a smooth incline as shown. Find the work done by force of gravity till the body reaches the bottom of the inclined plane. जी हमें 10 ले रखा है। What is the work done by the normal force exerted by the inclination on the body? ठीक है, work done by the normal force exerted by the inclination surface on the body. ये inclination surface है, यहाँ से normal force मिलेगी ना इसको ऊपर की तरफ इस बॉडी को, ठीक है, तो उसका वर्क डन निकालना है। सीधी सी बात है, पहले तो उसको वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है एम जी, ऐसे एम जी और ये एस के डायरेक्शन है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, ठीक है, तो ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, तो वर्क डन क्या होगा एम जी साइन थीटा इंटू एस, राइट, क्योंकि हमें इन दी डायरेक्शन देखना होता है ना, इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंपोनेंट है, ये तो परपेंडिकुलर है, एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस एस के परपेंडिकुलर, तो इसका वर्क डन तो जीरो होगा इस पे, तो इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वही वर्क डन करेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन एस साइन थीटा लिख लेती हूँ। अब साइन थीटा, ये जो थीटा है यहाँ पे 37 है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप इस ग्राफ से देखेंगे, सॉरी ग्राफ, ये इस डायग्राम से देखेंगे तो ये अगर ये थीटा है, ये हाइट है, मतलब ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा पी बाय हाइपोटेन्यूज होगा, जो कि ये हाइट यहाँ पे दे रखी है एच और हाइपोटेन्यूज दे रखा है एस, राइट, तो एच बाय एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा, तो एस साइन थीटा को आप एस इसको लिख सकते हो एम जी एच। तो हमारा जो वर्क डन हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये हो गया एम जी एच, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा बेसिकली वर्टिकल, एम जी जो फोर्स है इनटू वर्टिकली कितना नीचे है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ग्रेविटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन में है तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में ही देखना पड़ेगा, और यहाँ से जब वो यहाँ पे आया तो इस डायरेक्शन में, इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये हुई है, राइट। इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, एम जी एच आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखनी है बेसिकली। जब आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हो तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेस कर, जब वो यहाँ से आया तो चलो ये इफेक्टिव इसके डिस्प्लेसमेंट है, बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच है, तो सीधा यही करना है आपको। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में एम जी उसी डायरेक्शन में एच है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एम 25 इंटू 10 इंटू हाइट, ठीक है। ये हाइट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ठीक है ना, हमें ये हाइट नहीं दे रखी है, तो आप उसको एच की फॉर्म में छोड़ दो, ठीक है। 250 एच हमारा ये वर्क डन होगा, ठीक है। 250 एच, एच जो भी है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मतलब आपको जरूरत भी नहीं है, सीधा भी ऐसे ही छोड़ दो चाहे इसको, वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच, ये हमारा वर्क डन होगा। हाइट दी होती है तो उसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स जो है, ये नॉर्मल फोर्स ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होती है, तो ये नॉर्मल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए वर्क डन
इज इक्वल टू एन एस कॉस 90 विच इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय जो नॉर्मल फोर्स होगा वो 0 होगा, क्यों? क्योंकि वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एम जी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं है, एम जी और एस में कुछ एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है।